वालेकुम स्टूडेंट्स, आज से जो है हम डिस्कस करने लगे हैं नोज़। मैं कोशिश करूँगी सारे टॉपिक जो है ना आपको बहुत अच्छे से कवर करवाऊँ। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो बेटे हमारे पास है डीएनएस, जिसको हम कहते हैं डेविएटेड नेज़ल सेप्टम। अच्छा, सबसे पहले मैं इसके बताऊँगी कि स्नैरियो पिकिंग पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं जिनसे आप जो है ना आपके पेपर में स्नैरियो आएगा और आपने अच्छे से पिक करना है। ठीक है, सबसे पहले वो जो है ना जिक्र करेगा, जब भी वो सिनेरियो देगा ना तो उसमें वो ज़रूर जिक्र करेगा कि डेविएटेड नेज़ल सेप्टम है, एक पेशेंट आया है और उसका जो है ना डेविएटेड नेज़ल सेप्टम है। तो ये सिनेरियो में वो ज़रूर हर हाल में बताएगा। उसके अलावा वो बताएगा कि पेशेंट आया है, उसको जो है ना नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन है दोनों साइडों पे, और उसके अलावा उसको हेडेक है, उसको सर में भी बहुत ज़्यादा दर्द है, और जब हमने उसका एग्ज़ामिन किया ना तो उसको फेशियल पेन भी है, और उसके अलावा जो है ना उसके जो इन्फीरियर टर्बिनेट्स हैं उनकी हाइपरट्रॉफी हुई हुई है। जब हमने एग्ज़ामिन किया है ना उसको, तो जो हाइपरट्रॉफी हुई हुई है किसकी, नॉट सुपीरियर मीडियल, उसकी जो है ना इन्फीरियर जो टर्बिनेट्स हैं ना नोज़ के, उनकी जो है ना बहुत ज़्यादा हाइपरट्रॉफी हुई है, वो साइज़ में इंक्रीज़ हुए हैं। ठीक है, अच्छा, ये सारी चीज़ें वो ज़रूर बताएगा। उसके अलावा वो कभी कभी कहेगा कि पेशेंट जो है ना उसको कभी कभार ओकाइनल एपिस्टैक्सिस हो जाती है, मतलब उसके नाक से भी खून आना शुरू हो जाता है। अच्छा, ये सारी चीज़ों से ना जो हमारे पास पेशेंट आएगा वो प्रेजेंट करेगा। अब क्या सिनेरियो पिकिंग पॉइंट्स में सबसे पहले वो बात करेगा कि डेविएटेड नेज़ल सेप्टम है, सिनेरियो में ज़रूर जिक्र करेगा। उसके बाद कहेगा नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन है, हेडेक है, फेशियल पेन है, हाइपरट्रॉफी है, ओकाइनल एपिस्टैक्सिस है। ये सारी चीज़ें वो ज़रूर सिनेरियो में जिक्र करेगा। तो ये हमारे पास हो गए क्लिनिकल फीचर्स भी हो गए इसके, और सिनेरियो पिकिंग पॉइंट्स भी इसको कहते हैं, डायग्नोस्टिक पॉइंट्स भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अब हम ये देखते हैं कि ये जो डीएनएस है इसकी काजेज़ क्या क्या हैं, मतलब किस वजह से ये जो है ना डीएनएस हो सकता है। इसकी एटियोलॉजी अगर हम पढ़ें तो सबसे पहले जो है बेटा, अगर हम बात करें तो ट्रॉमा का पेशेंट जो है ना उसमें बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि डीएनएस हो सकता है। अच्छा, और ये मतलब किसी भी तरह का ट्रॉमा हो सकता है, ड्यूरिंग बर्थ हो सकता है, या वैसे कोई नोज़ की इंजरी हो गई है, तो सबसे पहले जो चांसेस होते हैं ना वो डीएनएस के होते हैं उस पेशेंट में। अच्छा, उसके बाद जो है ना वो कहते हैं डेवलपमेंटल एरर्स भी हो सकते हैं। अब डेवलपमेंटल एरर्स किस तरह से अगर हम बात करें तो डेवलपमेंटल एरर्स में जो है ना क्लेफ्ट पैलेट हो सकता है, उस केस में भी हो सकता है, और उसके अलावा एडिनाइड हाइपरट्रॉफी है अगर पेशेंट में, तो उसमें भी जो है डीएनएस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है ना वो कहता है रेशियल फैक्टर्स भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। रेशियल फैक्टर्स में अब कौन कौन से, जैसे लाइक कॉकेशंस हैं, वो उनमें जो है बहुत ज़्यादा होता है डीएनएस के चांसेस एज़ कम्पेयर टू ब्लैक अमेरिकन्स। अब अमेरिकन्स में इतना ज़्यादा नहीं होता कॉमन, बट इनमें बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। तो ये रेशियल फैक्टर्स हो गए। उसके बाद अगर हम बात करें तो हेरिडिटेरी फैक्टर्स भी हो सकते हैं, मतलब विरासत से अगर आ रहा है किसी फैमिली में पहले से जो है, किसी अगर फैमिली हिस्ट्री आ रही है तो उससे भी डीएनएस के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। ये हमने क्या पढ़ी, कॉजेज़, कि किन वजह से हो रहा है। ट्रॉमा, डेवलपमेंटल एरर्स हो सकते हैं, कोई रेशियल फैक्टर्स हो सकता है, कोई हेरिडिटेरी फैक्टर्स हो सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें तो ये तो सारी काजेज़ हो गई। देन अगर हम बात करें तो किस तरह से हम पेशेंट को डायग्नोज करेंगे। एक पेशेंट हमारे पास डीएनएस का आया है, तो हमने डायग्नोसिस किस तरह से बनाना है। हम जाहिर सी बात है, पहले तो हम सिम्टम्स नोट करेंगे, उससे पूछेंगे साइन, देन उसके बाद हम साइंस जो देखेंगे पेशेंट में, और वो किस तरह से हम ऑब्जर्व करेंगे। पहली बात तो हमने जो है ना उससे हिस्ट्री लेनी है बेटा। अच्छी हिस्ट्री ही एक अच्छा डायग्नोसिस बनवा सकती है पेशेंट से। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी हिस्ट्री बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपको जो है ना हिस्ट्री आनी चाहिए। उसके बाद जो है ना हम करेंगे एंटीरियर राइनोस्कोपी। अगर हम एंटीरियर राइनोस्कोपी करें तो हमें जो है ना सेप्टम की डेविएशन नज़र आ सकती है। तो ये दूसरा हमारे पास डायग्नोसिस है। देन हम एक और इम्पॉर्टेंट टेस्ट करते हैं, आपने इसको जो है ना वो माइंड में रखना है, इसको कहते हैं कॉटल्स टेस्ट। ठीक है, अब ये जो टेस्ट है ये जो है ना ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है डीएनएस का हमारे पास डायग्नोसिस बनवाने में। इसमें क्या करते हैं हम, जो है ना चीक्स को ड्रॉन कर देते हैं लेटरली। ठीक है, हम चीक को ड्रॉन करवा के लेटरली, और उसके बाद जो है ना हम पेशेंट को कहते हैं कि आपने ना जो है ना आहिस्ता से सांस लेना है। अच्छा, जब पेशेंट जो है ना ब्रीथिंग करता है ना क्वाइटली, तो जिस साइड पे जो है ना उसकी ब्रीदिंग इम्प्रूव हो रही होती है तो उसका मतलब वो साइड का जो टेस्ट है वो पॉजिटिव है, और ये भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। देन हमारे पास आता है सिटी स्कैन। हम सिटी स्कैन करवा सकते हैं पेशेंट में, तो ये भी जो है ना सिटी स्कैन कौन सा सिटी स्कैन भी हेल्पफुल होता है। उसके बाद जो है एक्सरे पैरानेजल साइनसिस ओएम व्यू। अच्छा, ये भी जो है ना हमारे पास बहुत हेल्पफुल साबित होता है कि हम इससे भी जो है ना डायग्नोसिस बना सकते हैं पेशेंट का। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें तो
ये सारी चीज़ें तो हमारे पास डायग्नोसिस में आ गई। अच्छा, मैंने क्लिनिकल फीचर्स भी आपको बता दिए थे कि क्या हो सकता है पेशेंट में, जो है नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, हेडेक हो सकता है, साइनोसाइटिस के साथ आ सकता है पेशेंट, और उसके अलावा जो है एपिस्टैक्सिस के साथ आ सकता है, उसकी स्मेल लॉस हो सकती है जिसको कहते हैं हम एनोस्मिया, लॉस ऑफ स्मेल, उसको कोई टेस्ट नहीं फील होता, स्मेल उसकी ख़त्म हो जाती है, या कोई अगर मिडल एयर इन्फेक्शन है तो उससे भी जो है हमारे पास इन्फेक्शन जो है नोज़ तक आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमने पहले क्लिनिकल फीचर्स में पढ़ ली। अब अगर टाइप्स की बात करें तो टाइप्स कौन कौन सी हैं इसकी। सबसे पहले बेटा जो है ना, इसकी टाइप में है एंटीरियर डिसलोकेशन, इसकी एक टाइप है। इसमें क्या होता है, जो हमारे पास नेजल सेप्टम है ना जैसे, तो ये ऐसे हो जाता है, ठीक है। एंटीरियर डिसलोकेशन मतलब ये एक पहली टाइप है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें तो सी शेप डिसलोकेशन, इसमें क्या होता है, पेशेंट जो है ना उसका ऐसे बन जाता है, सी शेप इसको कहते हैं, सेप्टम हो गया है। देन हमारे पास एस शेप सेप्टम आता है, उसमें अगर मैं आपको बताऊं तो इस तरह से सेप्टम बन जाता है, मतलब लाइक एस शेप बन जाता है। अच्छा, इसको कहते हैं एस शेप सेप्टम। देन हमारे पास एक और सेप्टम बनता है, इसको कहते हैं नेजल स्पर इम्पिंगिंग, ठीक है। इसमें ना एक स्पर सी बन जाती है ऐसे करके, थोड़ा सा ना चोन सी, तो ये स्पर फॉर्मेशन हो जाती है। देन हमारे पास एक और तरह का सेप्टम बनता है, अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो है ना अंदर ही सेप्टम जो है ना वो उसकी वो मतलब लाइक मोटा सा हो जाता है, तो इसमें थिकनिंग होना शुरू हो जाती है। थिकनिंग किन केसेस में हो सकती है वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगी, कि जैसे सीमाटोमा बन जाता है या कोई और। तो अच्छा, ये सारी चीज़ें जो है ना इसकी टाइप्स होंगी। पहले हमने क्या देखी, एंटीरियर डिसलोकेशन, देन दूसरी हमने सी शेप देखी, देन हमने एस शेप देखा, उसके बाद जो है ना स्पर फॉर्मेशन देखी हमने, थिकनिंग इन द मिडल देखी। तो ये सारी जो है ना इसकी टाइप्स हो गई। अच्छा, अगर टाइप्स के बाद हम बात करें तो ट्रीटमेंट हम क्या करते हैं। अब हमारे पास हमने देख लिया, पहले हमने क्लिनिकल फीचर्स देखे, देन हमने एटियोलॉजी देखी, फिर हमने ये देखा कि हम डायग्नोसिस किस तरह से बना सकते हैं इसका। हमने कॉटल टेस्ट करवाया, हमने एंटीरियर एनोस्कोपी करवाई, हमने एक्सरे करवाया, हमने सिटी स्कैन करवाया, हमने क्लिनिकल फीचर्स देखे, फिर टाइप्स देखी। अब जो है ना हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं कि हम ट्रीटमेंट क्या क्या देंगे, ठीक है। अच्छा, ट्रीटमेंट सबसे पहले जो है बेटा बहुत आसान है। ट्रीटमेंट में क्या करते हैं हम, जाहिर सी बात है, अब डीएनएस हो गया तो मेडिकेशंस इफ़ेक्टिव होती हैं, लेकिन नॉट दैट इतनी कोई अच्छी इफ़ेक्टिव नहीं होती। तो सबसे पहले जो है ना हम बेटे करते हैं एसएमआर। अच्छा, इसके दो ऑपरेशंस हैं। एसएमआर मतलब सब म्यूकोजल रिसेक्शन, ठीक है। इसमें जो है ना हम ये एक ऑपरेशन करते हैं, सब म्यूकोजल रिसेक्शन। अच्छा, देन हमारे पास जो दूसरा है वो इंतहा इंपॉर्टेंट, उसको कहते हैं सेप्टोप्लास्टी। अच्छा, सेप्टोप्लास्टी क्या होता है, अब आपके माइंड में आ रहा होगा। सेप्टोप्लास्टी ये होता है कि इसमें भी हम, ये भी एक नेज़ल ऑपरेशन ही होता है, बट इसकी ना एक लिमिटेशन है कि इसको जो है ना हम अक्सर करते हैं 17 साल से पहले पहले की एज में ना, ठीक है। आफ्टर एज ऑफ 17 ईयर्स इसको जो है ना हम 17 साल के बाद करते हैं, क्योंकि ये जो है ना ग्रोथ, नेजल स्केल्टन की ग्रोथ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर देता है। तो हम जो है ना इसको 17 साल से पहले नहीं कर सकते सेप्टोप्लास्टी को। ये आपने माइंड में रखना है कि जो सब म्यूकोज एसएमआर है ना ये किसी भी एज में की जा सकती है, बट जो सेप्टोप्लास्टी है ना वो हमने 17 साल से पहले पहले नहीं करनी। अच्छा, अब मोस्टली ये पूछते हैं कि एसएमआर और सेप्टोप्लास्टी में डिफरेंस क्या है, तो हम ये भी इसी के साथ ही कर लेते हैं। अच्छा, मैं जल्दी जल्दी बताऊंगी कि एसएमआर और सेप्टोप्लास्टी में क्या डिफरेंस है। अच्छा, एसएमआर और सेप्टोप्लास्टी में जो मेजरली डिफरेंस है ना, मैं आपको जल्दी जल्दी अगर बताऊं तो एसएमआर में हम क्या करते हैं, एक्सटेंसिव डाइसेक्शन करते हैं। एक्सटेंसिव डाइसेक्शन अब किस तरह, उसमें ना हम क्या करते हैं, हम बोनी पार्ट भी रिमूव करते हैं, कार्टिलेजनस पार्ट भी हम रिमूव करते हैं, और सिर्फ जो है ना पिछला कॉर्डल पोर्शन जो है ना सेप्टम का हम वो रहने देते हैं। आगे जितना भी पोर्शन होता है बोनी और नेजल कार्टिलेज वो सारा हम रिमूव कर लेते हैं। और इसको मैंने आपको पहले बताया कि हम 17 साल से पहले नहीं कर सकते, ये इसकी एक कंट्राइंडिकेशन है कि 17 साल की उम्र मस्ट होनी चाहिए, इससे पहले हम नहीं करते। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें जो है ना म्यूको पेरिकॉन्ड्रियल और पेरीऑस्टियम, पेरिकॉन्ड्रियल और पेरीऑस्टियम फ्लैप्स दोनों जो है ना दोनों साइड के रेज करते हैं। अच्छा, और इसमें जो है ना हम क्या करते हैं, कॉम्प्लिकेशंस के जो है ना बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं हमारे पास एसएमआर में। ये एक इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है, और इसमें जो है ना पेशेंट का जो है रीऑपरेट करना उसके लिए, हाँ, पेशेंट के लिए जो है बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कॉम्प्लिकेशंस भी ज़्यादा होती हैं, रीऑपरेशन भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। 17 साल से पहले भी नहीं कर सकते। म्यूको पेरिकॉन्ड्रियल और पेरीऑस्टियल फ्लैप्स होते हैं, और एसएमआर में एक्सटेंसिव बोनी कार्टिलेज। अच्छा, सेप्टोप्लास्टी की अगर हम बात करें तो सेप्टोप्लास्टी में क्या होता है, इसमें जो है ना लिमिटेड डाइसेक्शन होती है, मतलब इसमें हम थोड़ा सा पोर्शन डाइसेक्ट करते हैं, सिर्फ कार्टिलेज और बोनी, ठीक है, मिनिमल कार्टिलेज और बोन हम करते हैं, और उसके अलावा हम मोस्टली जो पार्ट है वो रहने देते हैं। और इसको जो है ना बच्चों में करते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि चिल्ड्रन में अगर प्रॉब्लम हो तो उसमें इतना कोई नेजल ग्रोथ का इफेक्ट नहीं हो रहा होता,
तो जो है ना हम ये कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है ना अगर फ्लैप्स की बात करें तो फ्लैप्स जो हैं इसके रेज्ड होते हैं ओनली वन साइड, इसमें हम दोनों साइड पे रेज नहीं करते, मतलब इसका ऑपोजिट कर लें। और इसमें जो है ना चांसेस जो है लेस कॉम्प्लिकेशंस के होते हैं और री ऑपरेशन जो है ना पेशेंट का बहुत ज़्यादा ईजियर हो जाता है। और इसमें जो है ना हम सिर्फ डिफॉर्म कार्टिलेज जो है वो करेक्ट करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से आनी चाहिए। एक्सटेंसिव एसएमआर और सेप्टोप्लास्ट इसका यही ट्रीटमेंट ऑप्शन है हमारे पास इन केस ऑफ डीएनएस। देन हम अपना नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे जो कि है सेप्टल हीमाटोमा, देन सेप्टल एब्सेस, देन फिर हम देखेंगे कि वाई सेप्टल परफोरेशन अकर्स इन पेशेंट और इसकी क्या क्या काजेज हो सकती हैं। आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।